नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पर होने वाली है जेंसार टेक्नोलॉजीज, और इस कंपनी के वाइस चेयरमैन और सीईओ गणेश नटराजन होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार आज के बाजार के प्रदर्शन पर नजर डाल लीजिए। एक और अच्छा दिन है भारतीय बाजारों के लिहाज से, पूरा फायदा मिल रहा है हमको जो बेहतर ग्लोबल क्यूज हैं उसका। अमेरिकन मार्केट्स क्लोज थे, यूरोपियन मार्केट्स से अच्छे क्यूज आते हुए नजर आए क्योंकि ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने स्पेसिफिकली कहा है जो की पॉलिसी रेट्स हैं उसमें कोई बदलाव नहीं करा जाएगा। और खास बात जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि उनकी पॉलिसी एकोमोडेटिव होगी, जितनी जरूरत पड़ेगी तब तक। उससे हमने देखा एशियाई बाजारों को सहारा मिला और ऑब्वियसली भारतीय बाजार भी एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू होते हुए नजर आए। सेंसेक्स और निफ्टी इसलिए आपकी स्क्रीन पर आधे % से कुछ ज्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि दिन के हाई से अब कुछ कमजोरी आपको जरूर देखने को मिलेगी। निफ्टी ने आज 5900 तक के स्तर छुए थे, तो वहां से करीब 25 पॉइंट के आसपास की कमजोरी अब आ चुकी है। लेकिन एल्बीट उसके बावजूद आधे % से ज्यादा की तेजी, ब्रॉडर मार्केट भी पॉजिटिव हैं। मिड कैप्स हालांकि अपने काफी हद तक शुरुआती बढ़त खो चुके हैं, इसलिए आप देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब कुछ हद तक स्क्यूड होता हुआ नजर आएगा। 1:1 के आसपास अब पहुंचता हुआ, यानी कि हर एक बढ़ने वाले के सामने एक शेयर ऐसा है बाजार में जो कमजोरी दिखाता हुआ। तो ऊपरी स्तरों से अब भारतीय बाजारों में कुछ प्रेशर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट ब्रेथ लेकिन अब तक एटलीस्ट पॉजिटिव नजर आएगी। जो सपोर्ट आ रहा है खासतौर पर वो ऑयल एंड गैस स्पेस से आ रहा है, एफएमसीजी स्पेस से आ रहा है और कैपिटल गुड स्पेस से आ रहा है। लेकिन दबाव में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है और फ्लैट है रियल एस्टेट वर्टिकल। लेकिन आज निफ्टी को लीड कर रहे हैं, जो सहारा दे रहे हैं उसमें आईडीएफसी, जेपी एसोसिएट्स, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसे कुछ दिग्गज काउंटर्स हैं जिससे भारतीय बाजारों को सहारा मिल रहा है। लेकिन आज हमारे रडार पे है जेंसार टेक्नोलॉजीज और इस कंपनी के वाइस चेयरमैन और सीईओ मिस्टर गणेश नटराजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर नटराजन, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम जानते हैं कि ये कंपनी एक लीडिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइडर है, लेकिन जिस स्पेस में आप ऑपरेट करते हैं वो बहुत ज्यादा क्लटर्ड है। स्पेस में कई सारी दिग्गज कंपनीज भी ऑपरेट करती हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं जेंसार का अगर आप बिजनेस मॉडल आसान शब्दों में समझा सकें और इस क्लटर्ड स्पेस में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को, आप कैसे स्टैंड आउट होते हैं। देखिए, जेंसार का बिजनेस मॉडल काफी हद तक इट इज सिमिलर टू द लार्ज कंपनीज, मगर कुछ हद तक वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंशिएटर्स। इनफैक्ट हमारे साइज में हम एक ही कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो पैकेज इंप्लीमेंटेशन और पूरे जो नए तरीके के रिक्वायरमेंट्स हैं, एनालिटिक्स, क्लाउड, सोशल मीडिया, उस सब में एक्सपर्टीज रखते हैं और उसी के कारण हमारा काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री। सबसे पहले क्योंकि मैं आपकी जब कंपनी के अनाउंसमेंट्स देख रहा था, लग रहा है कि साल 2014 यानी कि जो नया वित्त वर्ष है आपके लिए काफी पॉजिटिव नोट पे शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। साल की शुरुआत में, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही आपने अनाउंस कर दिया है काफी सारे सिग्निफिकेंट डील विंस होती हुई नजर आई हैं इस कंपनी को। अगर आप बता सकें किस तरह की डील्स हैं, कितने बड़े साइज की डील्स हैं और कब तक इन डील्स को आपको एग्जीक्यूट करना है। देखिए, डील विंस तो पिछले 6 महीने से चल रहे हैं, नॉट जस्ट इन दिस ईयर, बट इफ यू लुक एट द लास्ट 6 मंथ्स हमने करीब $120 मिलियन की कमिटमेंट पाई है फ्रॉम क्लाइंट्स विच विल बी एग्जीक्यूटेड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। मगर हमारी जो पाइपलाइन है, मतलब जो फ्यूचर डील्स है, वो भी काफ़ी मजबूत है। इनफैक्ट इन ऑल आर वर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर, काफ़ी अच्छी पाइपलाइन है इन ऑल टेरिटरीज। सो विच इज़ वाई वी आर कॉन्फिडेंट कि डबल डिजिट ग्रोथ तो होना ही चाहिए दिस ईयर, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सर, डील विंस, डील पाइपलाइन को लेकर आप कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं बीते 3 महीने में, हमने आपसे लास्ट टाइम बात करी थी जब आपने चौथी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करे थे, इन 3 महीनों में क्या डिमांड एनवायरनमेंट खासा सुधरता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि जो जैसे आपको मालूम है जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं वो अभी भी थोड़ा स्लगिश हैं, मगर जो पेंटअप डिमांड था, मतलब जो पिछले 3-4 साल से कुछ कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट या न्यू ई कॉमर्स सोल्यूशंस में, उसका थोड़ा अभी खुल के वो स्पेंडिंग कर रहे हैं। उसमें हमारी ये कॉन्फिडेंस है कि अगर हमारी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो ना सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के एप्लीकेशंस को मेंटेन करना है,
बट ऑल्सो टू लुक एट क्लाउड स्ट्रैटेजी, जैसे हमने अभी रिसेंटली एक विन की है, जो पूरा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आधा तो क्लाउड में जाएगा, आधा को लोकेटेड डेटा सेंटर में जाएगा। और इस तरह के जब हम सोल्यूशंस ऑफर करते हैं तो जो कंपनीज हैं जो ज़्यादा एंगेजमेंट चाहती हैं कस्टमर्स के साथ, वो इमीडिएटली अट्रैक्ट हो जाती है। वही हमारी जो करंट स्ट्रैटेजी है। सर, आप जैसी तमाम आईटी कंपनीज के लिए जो दो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज हैं, यूएस जहां से अभी भी मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, यूरोप जहां पे हम अभी भी देख रहे हैं काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, इन दोनों स्पेसिफिक ज्योग्राफीज में डिमांड एनवायरनमेंट कैसा नजर आ रहा है? क्या वहां पे हालात कुछ सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? यूएस में तो डिमांड काफ़ी अच्छा है। जैसे हमने कहा था, ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बिजनेस कम्स फ्रॉम यूएस, और उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो कंटिन्यू करेगा, कि काफ़ी अच्छा डिमांड दिखाएगा। पिछले साल हमारी जो स्लोनेस हुई थी वो यूके में थी, क्योंकि यूके का जो रिटेल का माहौल था वो काफ़ी स्लो था लास्ट ईयर। बट दिस ईयर वी आर डेफिनेटली सीइंग, ना सिर्फ यूके में बट ऑल्सो इन हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ गुड पाइपलाइन। सो मेरे ख्याल से यूरोप का जो सिचुएशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। Africa also we are doing very well. South Africa भी 9% of our revenues come from South Africa, और हमने recently एक वेंचर चालू की है केन्या में भी। तो आई थिंक इफ यू लुक एट अफ्रीका प्लस कॉन्टिनेंटल यूरोप प्लस यूके एंड यूएस, यही हमारी जो 4 मेन टेरिटरीज होंगी जिससे हमें ग्रोथ की पूरा संभालना है। तो सर, ऑप्टिमिस्टिक हैं FY14 के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर? बिल्कुल, इनफैक्ट इट विल डेफिनेटली बी बेटर देन लास्ट ईयर, क्योंकि जो हमारी जो सब बिजनेस है, जैसे मैंने कहा था कि जो डिजिटल एंटरप्राइज का बिजनेस है, एप्लीकेशन सर्विसेज का बिजनेस है और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, वो सभी अच्छी कर रही हैं, सबका पाइपलाइन अच्छा है। तो लास्ट टाइम वी हैड सम स्लोनेस लास्ट ईयर इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, बट ये साल तो मेरे ख्याल से सभी ज्योग्राफीज में और सभी बिजनेसेस में काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है। पर ये कॉन्फिडेंस जो आप जिसको दर्शा रहे हैं, ये आपके नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स हमारे पास हैं उसमें हमने देखा था आय में तिमाही दर तिमाही 3% के आसपास, मुनाफे में करीब 20% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली थी। सभी पैमानों पे नंबर्स कमजोर थे, चाहे टॉप लाइन की बात करें, बॉटम लाइन की बात करें, मार्जिन्स की बात करें। फिर ऐसा क्यों सर? लास्ट क्वार्टर वाज प्राइमरली एन एबरेशन, क्योंकि जो हमारी कुछ जो 2 नए डील्स हमने साइन किए थे वो चालू नहीं हुए। इनफैक्ट दी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप्ड, और जो नए डील्स जो साइन हुए थे वो इट्स जस्ट स्टार्टेड इन अप्रैल में। तो आई थिंक Q4 वाज रियली एन एबरेशन फॉर आवर एंटरप्राइज बिजनेस। मगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट बिजनेस को देखें तो दैट फर्स्ट 3 क्वार्टर्स वर वेरी बैड, क्योंकि हम पूरा बिजनेस मॉडल चेंज कर रहे थे, और वो चेंज बिजनेस मॉडल के जरिए आई मीन वी हैड अ वेरी गुड 4th क्वार्टर। तो इसीलिए अगर आप 4th क्वार्टर को देखें, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ चेंज इन मॉडल एंड डिलेड इन स्टार्टिंग। आई थिंक दिस ईयर वी डोंट सी एनी सच प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने पहले कहा, ऑल आवर बिजनेसेस सीम टू हैव अ गुड पाइपलाइन, प्रोजेक्ट्स आर स्टार्टिंग ऑन टाइम, कस्टमर डिमांड इज गुड, विच इज वाई द कॉन्फिडेंस। तो सर, FY14 यानी कि इस मौजूदा वित्त वर्ष में किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे आईटी पैक, पूरे आईटी सेक्टर के लिए और स्पेसिफिकली जेंसार के लिए? देखिए, जैसे नास्कॉम ने कहा है, आई थिंक दी प्रोजेक्शन इज 12 to 14% ग्रोथ, और अभी जो सिग्नल्स दिखने को मिल रहे हैं, आई थिंक आई मीन देयर इज वन प्रॉब्लम ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस आर फेसिंग, व्हिच इज दैट इमिग्रेशन बिल। जब वो साइन होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा देखना पड़ेगा। मगर उसको अगर आप अलग रखें तो आई थिंक दी एबिलिटी टू डू 12 to 14% growth is very much there. और मुझे लगता है कि given the outlook that we have, Zensar should be able to, whatever NASSCOM finally reports as final numbers, we should definitely be equal to or better than that. और whether it will be 14 to 15% or lower, वो environment depend करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, double digit growth तो पक्का है, किस तरह के double digit growth होंगे, that we'll have to wait and see. चलिए, तो 10% ज्यादा की ग्रोथ इंश्योर्ड है कि इस वित्त वर्ष में कंपनी दिखाती हुई नजर आएगी। मिस्टर नटराजन, हमारे साथ बन रही वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, इस कंपनी जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, जेंसार टेक्नोलॉजीज, इसका मार्केट कैप करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास का है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में 48 से 49% के आसपास का स्टेक है, और पिछले 1 साल में इस काउंटर ने आपको पॉजिटिव 10% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन ध्यान रखें, थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हमारे रडार पे जेंसार टेक्नोलॉजीज और इस कंपनी के वाइस चेयरमैन और सीईओ मिस्टर गणेश नटराजन हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर नटराजन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बड़े ओवरहैंग की बात करी स्पेस पे, इमिग्रेशन के बिल जो आने वाला है उस पर पहले बात करूं, उससे पहले मैं आपसे रुपए में कमजोरी की बात करना चाहूंगा। हमने देखा है रुपए में खासी कमजोरी, रिकॉर्ड लोज के आसपास से कारोबार कर रहा है, और मार्केट जनरली बहुत एक्साइट होता है क्योंकि आईटी माना जाता है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसको सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, भरपूर फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
मैं आपसे जानना चाहता हूं ज़ेंसार के केस में इस रुपए में की जो कमजोरी देखने को मिल रही है उसका कितना फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा, आपके हेजेस जो हैं वो किस लेवल्स पे हैं और कितनी पोजीशन आपकी इस टाइम पे अनहेज्ड है या फिर नेकेड पोजीशंस हैं? जी देखिए, हमारा काफी कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है। जैसे लॉट ऑफ पीपल हैड वेरी वेरिएबल हेजेस पॉलिसीज। अभी फिलहाल तो आई थिंक वी कवर 60% ऑफ आवर रिसीवेबल्स, और वो पॉलिसी हमारा काफी सालों से कंसिस्टेंट है। और जैसे आपने कहा, मुझे भी नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में रुपी वीकनिंग से कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि रुपी वीकनिंग विल क्रिएट अदर स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। सो वी आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रुपी। पर ये जरूर है कि इन द शॉर्ट टर्म बेसिस there will be an impact on bottom lines, positive impact, because the rupee is at 59.60. But long term में मुझे लगता है कि if there is a stable environment where rupee is 57 to 60 and or maybe even 57, I think that is better for the entire industry, because every parameter, strong India is very important for the entire industry, and that includes the IT industry. एक बड़ा थ्रेट, एक बड़ा कंसर्न इस टाइम पे इस पूरे स्पेस पे जो है, इस स्पेस के फॉर्च्यून्स पे जो है वो है जो यूएस का इमिग्रेशन बिल है। अगर मान लिया जाए अपने प्रेजेंट फॉर्म में इसे वाटर डाउन ना करा जाए तो कितना इंपैक्ट हो सकता है इस सेक्टर पे और स्पेसिफिकली ज़ेंसार पे इसका कितना दबाव देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी एनालिस्ट का तो काफी रिपोर्ट आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट कुड बी द वर्स्ट इंपैक्ट ऑफ दिस बिल, एंड इट कैन बी वेरी डिजास्टर्स। आई मीन, जैसे आप ये 3 जो फैक्टर्स देखते हैं, एक तो वीजा फीस विल गो अप, उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि दैट्स ऑलरेडी बीन बजटेड इनटू आवर प्रोसेस। The second one, which is the 50-50 rule, मतलब कि 50% of your American employees should be either US citizens or residents. उसमें तो ज़ेंसार को खासकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि we have over 50% of our employees who are citizens and residents. तीसरा जो प्रोविजन है, जो मुझे लगता है कि पास नहीं हो सकता है, it is the outplacement clause, which means that आप 15% से ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ अगर अमेरिकन नहीं हो, तो then you cannot place visa holders on customer projects. और ये तो मेरे ख्याल से तो ये इम्प्लीमेंटेशन में नामुमकिन है, क्योंकि हम इसीलिए लोगों को भेजते हैं, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है यूएस में, और अगर वो कस्टमर प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि अगर वो बीच वाले को छोड़ दें, मतलब ये जो आउटप्लेसमेंट क्लॉज है, द अदर टू विल अफेक्ट द इंडस्ट्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट, खासकर ये 50-50 क्लॉज। कंपनीज लाइक ज़ेंसार विल बी लेस अफेक्टेड, मगर ये अगर आउटप्लेसमेंट क्लॉज, अगर इफ दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द बिल, देन आई थिंक वी विल फाइंड कि पूरा बिजनेस मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी वी आर ट्रेनिंग पीपल इन अमेरिका, वी आर रिक्रूटिंग मोर अमेरिकन्स, मगर इतनी जल्दी जो पूरा बिजनेस मॉडल 20 साल से चल रहा है, दैट कैन नॉट बी चेंज। सो आई थिंक दैट कैन हैव अ वेरी डैमेजिंग इम्पैक्ट। मगर मुझे नहीं लगता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का जो बिल वर्जन आएगा उसमें इस तरह के ड्रैकोनियन क्लॉजेस आएंगे। सर, आपने एनालिस्ट रिपोर्ट्स की बात करी। इनफैक्ट कई सारी रिपोर्ट्स अब ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यूएस इमिग्रेशन बिल इतना दमखम रखता है कि जो तमाम फंडामेंटल्स हैं उसे ओवरराइड कर सकता है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कह रही हैं, जैसे कि आप कह रहे थे, अगर ये डाइल्यूटेड फॉर्म में ना हो, इवन इसमें अगर आउटप्लेसमेंट क्लॉज को हटा भी दिया जाए तो भी इतनी बड़ी दिक्कत है कि इसका तमाम आईटी स्पेस की कंपनीज के मार्जिन्स में 150 से 400 बेसिस पॉइंट के आसपास की शायद कमजोरी देखने को मिले। मैं जानना चाहता हूं कितना सिग्निफिकेंट ये रीजिक एक्सरसाइज हो सकती है इस इमिग्रेशन बिल के बाद, और कितना हद तक फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, आई कैन ओनली टॉक अबाउट ज़ेंसार, क्योंकि आई नो देयर आर सम डिटेल्स अबाउट द ओवरऑल, क्योंकि आप बड़ी कंपनीज को देखें, आई मीन फॉर इंस्टेंस इफ अ कंपनी इज 70% डिपेंडेंट ऑन वीजास, और मान लीजिए उनके 5,000 या 10,000 लोग अमेरिका में हैं, तो उनको इतना जल्दी मॉडल चेंज करना बहुत मुश्किल है। हमारे जैसे कंपनीज जो आई मीन वी डू मेनली ऑफशोर वर्क, और जो हमारे पास अभी 850 के करीब लोग हैं अमेरिका में, जैसे वी डोंट हैव एन इम्पैक्ट ऑफ 50-50 एट ऑल। तो आप पूरा इंडस्ट्री को देखें तो शायद देयर कैन बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट। व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वांटम, ऑफ कोर्स आई थिंक ओनली एनालिस्ट वुड हैव डन। As far as Zensar is concerned, I think these two, the visa fee increases and the 50-50, have no impact. So we should really only worry about the outplacement clause. अगर वो आता है तो किस तरह से हैंडल करें। पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फाइनल बिल होगा करंट बिल से काफी ज्यादा एक वाटर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा? कंसिडरेबली तो मैं नहीं कह सकता हूं, मगर ये जरूर है कि अभी जो प्रोसेस आप देखें तो एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का बिल आएगा, रिकंसिलिएशन प्रोसेस में जाएगा, देन इट विल बी हर्ड इन बोथ सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अगेन, उसके बाद द प्रेसिडेंट विल साइन इट। तो इसमें 4-5 जो स्टेप्स हैं उस सब में देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन व्यू टू बी हर्ड, मोर सेंसिबल वर्जन्स ऑफ द बिल टू कम। और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलवेज टेंड्स टू बी मच मोर प्रो मल्टीनेशनल देन द सेनेट, इसलिए मुझे लगता है कि जो अगर आप 10 साल की तजुर्बा देखें तो ये इसमें इतना डैमेजिंग इफेक्ट नहीं हो सकता है, वही हमारी कॉन्फिडेंस है। चलिए नटराजन साहब हमारे साथ बन रही, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस करेंगे ज़ेंसार टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल आउटलुक पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ बने हुए ज़ेंसार टेक्नोलॉजीज के वाइस चेयरमैन और सीईओ गणेश नटराजन। गणेश जी, आपकी कंपनी का लक्ष्य था साल 2017-18 तक $1 बिलियन रेवेन्यूज का, यानी कि 6,000 करोड़ रुपए के आसपास। FY13 के एंड में आपने 2,100 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज करे थे। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अभी भी वो टारगेट्स आप मेंटेन करेंगे और कैसे अचीव करते हुए नजर आएंगे? व्हाट मेक्स यू बिलीव दैट? देखिए, टारगेट तो जरूर है, क्योंकि हम वी विल डू अ जुडिशियस मिक्स, क्योंकि ग्रोथ भी अभी काफी अच्छी होगी, क्योंकि हमारे जो, जैसे मैंने पहले कहा, वो जो पिछली बार हमने एक्विजिशन की थी, दैट इज फुली इंटीग्रेटेड। सो इन ऑल द 3 पैरामीटर्स, infrastructure management, application services, and ERP services, I think we can see double-digit growth at least for the next 2 to 3 years. Should not be a problem. Uske upar we are looking at new areas. I mean, one area which we have already announced is product engineering services. और product engineering अगर आप देखें तो potentially it is even bigger than IT services. क्योंकि जो product development है, engineering services, outsourced product development, embedded systems, product lifecycle management, इस सब का हमने एक research चालू की है. We are hiring senior people who can really manage this business. और मेरे ख्याल से अगर आप 1 बिलियन को देखें तो about maybe 400 to 500 million will always be traditional services. मगर product engineering can be 100 million of that. Another big focus, as I mentioned earlier, is digital enterprise. So helping companies कि किस तरह से आप cloud को move करें, किस तरह से mobility solutions use करें, that can be another 50-60 million. Okay, क्योंकि हाल फिलहाल में सर खबरें भी आ रही थी कि शायद आप अधिग्रहण पे विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि अमेरिका में कुछ कंपनीज या 2 कंपनी से आपकी बातचीत भी चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आप एक लुकआउट में इस टाइम पे अधिग्रहण को लेकर, कितना साइज हो सकता है, किन ज्योग्राफीज को टारगेट करने की बात कर रहे हैं आप, और किस तरह के सर्विस गैप्स या किस तरह के वॉइड्स को फिलअप करने की जरूरत है इन एक्विजिशंस के जरिए? ठीक है, तो पहले मैं आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर करता हूं. आई थिंक द प्लेस वेयर वी सी गैप्स इज वी कैन अक्वायर मोर कंपनीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, क्योंकि देयर इज डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं. मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल अगर आप देखें तो वी आर वेरी स्ट्रांग इन ऑरेकल एंड ऑल्सो गुड इन SAP. मगर ये जो SAP का जो स्पेसिफिक सर्विस है, SAP मोबिलिटी, SAP न्यू सर्विसेज, उसमें हमने अपॉर्चुनिटी देखा है. तो 6 महीने से हम कंपनीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं. ये नहीं कि पिछले 2 महीने में या 3 महीने में. वी अपॉइंटेड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑलमोस्ट 6 months बैक. काफ़ी कंपनीज को हमने विजिट किया है, इवैल्यूएट किया है. हमारी जो इस साल की जो गाइडेंस है उसमें कोई एक्विजिशन का इफेक्ट नहीं है. मगर अगर कोई अच्छी कंपनी मिले, इनफैक्ट जिससे हम बात कर रहे हैं या आगे बात करेंगे, अगर अच्छी कंपनी मिले जो हमारे स्ट्रैटेजी में बिल्कुल फिट होता है, तभी हम वो कंपनी खरीदेंगे. तो ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है कि हम एक्विजिशन करें, मगर डेफिनेटली वी आर इन डिस्कशन. और कोई अच्छी फिट मिले तो हम अभी whenever there is an opportunity we will do an acquisition. तो सर एक ऑब्वियस सवाल इस टाइम पे, इस कंपनी की बैलेंस शीट का क्या हाल है? कितना डेट, कितने कैश पे आप बैठे हैं और रिजल्टेंट डेट इक्विटी रेशियो क्या है? अभी तो फिलहाल आई थिंक आवर कैश इज, आई मीन इफ यू लुक एट नेट कैश इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज कैश इज इक्वल टू डेट, सो देयर इज नो इशू देयर एट ऑल. सो अगर जरूरत पड़े तो आई थिंक बोथ थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स एंड इन केस वी नीड टू टेक एनी डेट. अभी फिलहाल तो छोटी कंपनी जो एक्विजिशन कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वी नीड एनी डेट. But debt is always available and we have no problem in taking debt. ऐसा नहीं कि we want to be debt free, ऐसा कुछ नहीं. But we want to make it within manageable proportions. और उसी हिसाब से हमारे काफ़ी conservative financial philosophy होती है, और उसी philosophy के चलते हुए we'll do acquisitions and organic growth. सर मैं आपकी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था. इनफैक्ट पिछले 2 सालों में प्रमोटर्स ने इस कंपनी में हिस्सेदारी कुछ बढ़ाई है. इनफैक्ट जून के महीने में भी प्रमोटर्स ने कुछ खरीदारी करी है, हालांकि छोटी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है. मार्च 2010 से पहले प्रमोटर्स का इस कंपनी करीब 52% के आसपास का हिस्सा था, और आज खरीदारी करने के बावजूद 48.5 के आसपास की हिस्सेदारी है. क्या प्रमोटर्स की कोई कॉन्शियस स्ट्रैटेजी यहाँ पर 50% के ऊपर अपनी हिस्सेदारी ले जाने की, तो यहाँ पे और खरीदारी हो सकती है? वो तो आपको प्रमोटर से ही पूछना पड़ेगा. तो जैसे आरपीजी ग्रुप है जो हमारी मेन इन्वेस्टर है, उनको तो फुल कॉन्फिडेंस है ज़ेंसार पे. इनफैक्ट ज़ेंसार इज वन ऑफ द 4 सेक्टर्स इन विच आरपीजी ऑपरेट्स. सो आई डोंट नो वेदर दे हैव एनी स्पेसिफिक परसेंटेज टारगेट ऑफ ओनरशिप, बट आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी विद द ओनरशिप, विद द वैल्यू बीइंग क्रिएटेड बाय द कंपनी. और हमारे जो अदर इन्वेस्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रा है जो हु ओन 22%, दे हैव बीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. सो आई थिंक दे हैव अ वेरी स्टेबल इन्वेस्टर बेस. I think the people who have invested in the company in the last maybe 3, 4, 5 years have also been very happy in terms of dividend yield as well as appreciation. So I think they have a very, at this point of time, I would like to say we have a happy promoter, shareholder base. And hopefully as we grow,
we will continue to add and enhance value for shareholders. वही हमारी इच्छा होगी. सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि कोई भी स्टेक होल्डर, कोई भी शेयरहोल्डर जानना चाहेगा यहाँ से लॉन्ग टर्म ग्रोथ किस तरह की हो सकती है इस कंपनी की. पिछले 3-4 सालों के जब मैं नंबर्स एनालाइज कर रहा था, कंपनी की बिक्री में करीब 30% के आसपास, मुनाफे में करीब 11% के आसपास की साल दर साल बढ़त आपने दर्ज करी है. क्या यही नंबर्स आगे भी एक्सपेक्ट करें या कंपनी इससे बेटर कर पाएगी, क्योंकि आप काफी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं अब डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर? जैसे आपने पहले ही कहा था, वी आर लुकिंग एट क्लोज टू दी 1 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स. वो तो डेफिनेटली रेवेन्यू आउटलुक है. और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ डिप्रेस हुई थी बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन ऑफ अकीबिया, वो हम फिर से बिल्डअप करना चाहेंगे. इनफैक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट बिजनेस इज ऑलरेडी मोर प्रॉफिटेबल देन व्हेन वी एक्वायर्ड इट. एंड हमारी यही कोशिश होगी दैट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू कम बैक टू डबल डिजिट प्लस. हमने डबल डिजिट प्लस रीच की थी 2 साल पहले, उसके बाद हमने एक्विजिशन की थी. सो आई थिंक बोथ रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ टू बैलेंस दैट एंड गिव मोर वैल्यू टू शेयर होल्डर्स, वही हमारी कोशिश होगी. एंड आई थिंक दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए. थे ज़ेनसार टेक्नोलॉजीज के वाइस चेयरमैन और सीईओ मिस्टर गणेश नटराजन, जो कंपनी के कारोबार, योजना और आगे के आउटलुक पे हमसे खास तौर पे बातचीत कर रहे थे. लेकिन कंपनी में आज के लिए इतना ही. वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक.